हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें हमने लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट किया और जिसमें हमने देखा कि यूनिट क्या होता है, यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पहचाना। हमने सीजीएस सिस्टम को देखा, हमने एफपीएस सिस्टम को देखा और हमने बात की एमकेएस सिस्टम की। हमने ये भी देखा कि हमें अलग अलग जगह जाने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम चुना जिसको एसआई सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फिर हमने अपने बेस क्वांटिटीज के उसमें यूनिट्स बनाए, लेकिन हमने एक बात की कि बेस क्वांटिटी उनको बनाया जो किसी और चीजों में एक्सप्रेस नहीं किए जाते, और जो हमने इनिशियली बेस क्वांटिटीज बनाई थी या फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई थी वो 7 थी। क्या क्या थी वो 7 चीजें, बताना जरा। मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ, तो ये 7 चीजें थी और इन सब 7 चीजों के बेस पे, इन सब 7 चीजों के लिए हमने यूनिट्स बनाई और उनकी डेफिनेशन बताई। हमने ये भी देखा कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है और नॉन मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। जो हमारा एसआई सिस्टम है वो एक मैट्रिक सिस्टम का एग्जांपल है। अब हम आगे ही चलते हैं और ये बात करते हैं, क्या 7 क्वांटिटी इनफ थी सब चीजों को बताने के लिए? तो बोला नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि 7 क्वांटिटी से हमारी सारी चीजें डिफाइन हो गई। हमें बाद में एक दोबारा से मीटिंग बिठा के 2 और क्वांटिटी को ऐड करनी पड़ी और उन 2 क्वांटिटी को हमने सप्लीमेंट्री यूनिट कहा। ठीक है, तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट से। सप्लीमेंट्री यूनिट, तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? तो ये 2 क्वांटिटी हमें जो बाद में ऐड की गई बेस क्वांटिटीज के साथ, वो क्या है? वो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? तो जैसे कि 2 लाइंस है, ठीक है, तो सपोज करो कि मेरे पास ये 2 लाइन है जो आपस में अभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है और इसकी लेंथ इतनी है। अब दोनों के बीच कितना लेंथ चेंज हो रहा है, ना मास चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ है इन दोनों के बीच का जो चेंज होता जा रहा है। वो चीज क्या है? इन दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन। तो ये चीज हम किससे नहीं बता पाए, ये हम बाकी किसी चीज में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ना ही मास में एक्सप्रेस कर पाए, ना ही टाइम में, ना ही लेंथ में, ना ही अदर किसी बेस क्वांटिटीज में। तो ये हमें बाद में ऐड करनी पड़ी और ये है प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो सिंपली हमने इस टाइप से बनाया कि अगर 2 लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है, इन दोनों लाइन की लेंथ एक ही जैसी होगी तभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी। ठीक है, और फिर क्या होगा कि अगर ये चीज यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल सबटेंड होगा, इस एंगल को कहेंगे हम प्लेन एंगल। इस एंगल को क्या कहेंगे? प्लेन एंगल। ये एंगल प्लेन एंगल कहलाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मान लो कि अगर ये इसकी लेंथ जो है ये यहां से यहां तक की, ये रेडियस के बराबर है सर्कल की, तो रेडियस मैंने r ले लिया और ये जो एंगल सबटेंड हुआ है वो थीटा है हमारा। ठीक है, और ये जो आर्क है, ये आर्क लेंथ को मैंने l ले लिया, तो ये जो थीटा आया हमारा, ये थीटा इज इक्वल टू l/r होगा। ओके, और जो थीटा की यूनिट हमने बनाई, मेनली बात है कि हमने यूनिट बनाने की, थीटा इज इक्वल टू l/r होगा। तो मैं इससे इसका डेफिनेशन बनाता हूँ, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बना देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि जो हमारा आर्क कवर हो वो आर्क के कितने का कवर हो जाए भाई? ओके, एक सेकंड रुक जाओ। ये जो आर्क कवर हो वो आर्क के कितने का हो जाए? तो बोला कि आर्क जो होना चाहिए वो हमारा, कुछ इश्यू आ रही है, ओके पेंसिल, ठीक है, तो जो आर्क हो हमारी वो क्या हो? वो 1 यूनिट की। आर्क भी हमारा कितना हो? 1 यूनिट का हो, और जो हमारा रेडियस हो वो भी 1 यूनिट हो। ठीक है, तो जो थीटा आएगा हमारा वो भी क्या आएगा? 1 यूनिट। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट हमने बनाई, जो यूनिट, और इसकी यूनिट का नाम रखा हमने रेडियन। जो ऐसा यूनिट रखा वो हमने क्या रखा? रेडियन। तो ये याद रखना कि जब हमारा किसी भी प्लेन एंगल की बात करेंगे अब, तो हमेशा कौन सा यूनिट यूज करेंगे? रेडियन यूज करेंगे, हम कोई और भी यूनिट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आई वो क्या आई? वो आई है रेडियन। ओके, और फॉर्मूला याद रख लो यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू l/r। ठीक है, ये बातें हमने किसकी की? प्लेन एंगल के लिए। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताया था कि जैसा कि हमारा सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल एक प्लेन के बीच में बनता है, किसी एक सॉलिड स्ट्रक्चर के बीच में बनता है।
ठीक है। अब जैसे ये कोन से मैंने एग्जांपल दिया था कि ये कोन में क्या बात है कि इस कोन की जो सरकमफ्रेंस है वो चेंज हो रही है, और साथ में क्या चेंज हो रहा है, इसके अंदर का एक एंगल, ये एंगल चेंज होता जा रहा है। ये देखो ये अब एंगल बड़ा हो गया और ये एंगल धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। तो कोई भी सॉलिड अपने एरिया में कितना एंगल सबटेंड करता है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आता है हमारा, मैं इसको मिटा के ही ऊपर बता देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला आता है सॉलिड एंगल का, ठीक है। और रेडियन का सिंबल क्या बनेगा, तो रेडियन का सिंबल बनेगा रेड, ओके, आर ए डी रेड, ठीक है। तो जब भी यूनिट का हम सिंबल बनाएंगे तो रेड लिखेंगे, ओके। और अगर हम इससे रेडियन की इसकी बात करें प्लीज सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होगा, सॉलिड एंगल, इसका फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो हम इसका यूनिट किसको बनाएंगे, सरफेस एरिया को 1 कर देंगे, रेडियस को 1 कर देंगे, तो जितना भी आएगा हमारा एंगल उसको हम क्या मानेंगे, उसको 1 यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल मानेंगे। और उस यूनिट का हम नाम दे देंगे, इसकी यूनिट का नाम देंगे हम स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है, ये नाम दे देंगे और इसको हम STRD से डिनोट करेंगे, ओके। स्टेरेडियन इस टाइप से होगा। तो हमने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में पता कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है जिसको बाद में ऐड किया गया था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जैसे बेसिकली हमने यूनिट्स तो बना दी, SI यूनिट्स बना दी, इंटरनेशनली बना दी, लेकिन क्या अब उन सब जगह को आपस में भी हम उसी में बात करना शुरू कर देंगे, तो बोला ऐसा नहीं होता। हमने इंटरनेशनली बात की है लेकिन हम आसपास आज भी चीजों को किस लिए यूज करते हैं भाई, अपना प्रैक्टिकल यूनिट में। जैसे क्या, मैं किसी को टाइम बताना है तो मुझे किसी को अगर टाइम बताना है कि कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, सपोज करो मैं यहाँ दिल्ली से मुंबई गया, ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या कहता है कि अपनी टाइम को किस में बताओ, सेकंड्स में बताओ। तो क्या हम सेकंड्स में बताते हैं, तो बोलता नहीं हम तो नहीं बताते। मैं तो बोला भाई 2 दिन का वक्त लग गया मुझे पहुंचने में, ठीक है। तो ऐसे हम बता देते हैं, तो अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम यूनिट्स बता देते हैं, ठीक है। तो अगर अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट्स है हमारे पास जिसका हम यूज डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब भी कभी अगर हमें उसकी जरूरत क्वेश्चन में पड़ेगी तो हम ऐसा यूनिट में ही पुट करेंगे। तो हमें एक कन्वर्जन पता होना चाहिए कि किसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम जैसे कि एक यूनिट देखते हैं मिनट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, 5 मिनट 6 मिनट जैसे कि चल रहा है, ठीक है। तो मिनट में क्या होता है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस, तो 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड्स होते हैं, और 1 आवर में क्या होता है, 1 आवर में हमारा क्या होता है 60 मिनट होते हैं, और उसमें टोटल सेकंड्स कितने हो जाते हैं 3600 सेकंड्स हो जाते हैं। फिर हमारे 1 डे की बात होती है, 1 डे में 24 आवर होते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करने पे हमारे पास 86400 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 1 ईयर में हमारे पास 365.25 डेज होते हैं, जिसको कन्वर्ट करने पे हमें 3.156 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड मिलता है, ओके। तो ये बेसिकली हमें टाइम के अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट है जिनको हमने यूज किया है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में। अब उनको हमें क्वेश्चन में पुट करने के लिए हमें सेकंड का यूज लेना पड़ेगा। तो सेकंड का यूज करने के लिए जब भी हम सेकंड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब हम एक चीज और है कि हम जब भी किसी चीज को, जैसे दूध खरीदना है, हमें लस्सी खरीदनी है या मान लो पानी लेना है, तो हम किसमें यूज, हम क्या लेते हैं उस चीज का वॉल्यूम लेते हैं। हम जाके वॉल्यूम खरीदते हैं कि भाई हमें इतना वॉल्यूम दूध दे दो, पानी दे दो, या जो भी चीज है वो खरीद ले, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो हमें किस में देता है, तो हमें बोलता है कि हमें लीटर में देता है। लेकिन अगर ऐसा यूनिट देखे जाए तो ऐसा यूनिट वॉल्यूम की क्या बनती है, तो ऐसा यूनिट वॉल्यूम की बनती है मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में नहीं मांगते, हम किस में मांगते हैं, हम मांगते हैं लीटर में। तो हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए कि भाई 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है। तो हमें देखें तो 1 लीटर जो होता है वो हमारा 1 डेसीमीटर का क्यूब होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ओके। 1 टन हमारी मास की एक यूनिट होती है जो मेट्रिक टन, जो बड़े बड़े वजन को उठाने के लिए होती है। वो जैसे मान लो कि मुझे कुछ बड़ी चीजें खरीदनी है, जैसे मान लो कि मुझे जाके किसी से चावल खरीदना है और मुझे बिजनेस करना है, तो मैं उससे जाके किलो में बताऊंगा भाई मुझे 16,000 किलो दे दो, 17,000 किलो दे दो, 18,000 किलो दे दो। ऐसे कहना आसान नहीं होगा मुझे, ठीक है, तो काफी लेंदी हो जाता है। मैं उसको जाके सिंपली क्या बोलता भाई कि 16 टन दे दो, 17 टन दे दो, 18 टन दे दो। तो ये टन बोलना मुझे आसान होता है। तो ये याद रखना कि अगर फिर मुझे जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है। तो हम क्या यूज कर लेंगे, हाँ हम यूज करेंगे उसको
10 की पावर 3 किलोग्राम मतलब 1000 किलोग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। अब एक बात और आती है कि हम जब, जैसे कि अब हमें जाके कभी कभी गोल्ड भी खरीदना होता है, तो हम जब गोल्ड खरीदने जाते हैं या कोई भी ऑर्नामेंट खरीदने जाते हैं तो हम उसको किलोज में नहीं खरीदते, इतना ज्यादा नहीं होता हमारे पास कि हम उसको किलो में खरीद पाए, तो हम उसको किस में खरीदते हैं, हाँ हम उसको खरीदते हैं कैरेट में, ठीक है। तो कैरेट में खरीदते हैं, तो 1 कैरेट 2 कैरेट कि कितना होता है, तो हम बात करेंगे कि 1 कैरेट जो होता है वो हमारा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास प्रेशर, तो प्रेशर जो होता है कि प्रेशर क्या होता है कि एक प्रेशर जो प्रेशर पर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके बारे में सिंपली तुमने पढ़ा होगा अभी, इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन अभी सिंपली प्रेशर की यूनिट पे बात करेंगे। तो प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी हमारी पास्कल, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बताई जाएंगी हमें, हम बार में भी नापते हैं, तो 1 बार एक फेमस यूनिट है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसको भी कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। जो 1 बार होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ओके। एक हमारा क्यूरी एक यूनिट है जो पहले, जैसे मैंने एक बार बताया था तुम्हें कि जो न्यूक्लियस होता था वो न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होने पे टूटने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। कि न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस का टूटता रहना, ठीक है। तो उसकी एक रेट होती थी, तो पहले मैडम क्यूरी ने एक यूनिट दी थी जो क्या बताता था कि ये कितना डिसइंटीग्रेट होता था, उसके लिए यूज किया जाता था। लेकिन फिर जब आज में एसआई सिस्टम आया तो एसआई सिस्टम में अलग यूनिट आ गई, ठीक है। तो लेकिन अब मैडम क्यूरी ने बताया था वो हमारे सिस्टम में काफी ज्यादा घुला मिला था, तो इसलिए आज भी हमारी उसमें बातें होती है। तो इसका भी कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए कि 1 क्यूरी जो होती है वो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 पर सेकंड के बराबर होती है। पर सेकंड एक हमारी यूनिट है डिसइंटीग्रेशन की, एसआई यूनिट, ठीक है। अब एक हमारी होती है रॉन्टजन। रॉन्टजन भी हमारी एक यूनिट है जिसका कन्वर्जन हमें जरूरत पड़ता है, वो कितना है 2.58 इंटू 10 की पावर -4 कूलम पर किलोग्राम। इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर करवाऊंगा, ओके। क्विंटल, जैसे मैंने अभी चावल का एग्जांपल लिया था, तो मैं कभी कभी क्विंटल में जाकर के भी खरीदता हूँ, ठीक है। तो एक क्विंटल कितना होता है 100 किलोग्राम, ठीक है। और भी हमारी एक यूनिट है, जैसे कि मैं एक अपने एरिया के, अपने एटम्स की एरिया के नापने के लिए मैं एक बहुत छोटी, जैसे कि मीटर स्क्वायर हुआ मेरा ऐसा यूनिट, तो मैं क्या करूंगा, मीटर स्क्वायर में एटम की बात करना बहुत छोटी पड़ जाएगी, तो मुझे उसके कंपेरेबल साइज का एक यूनिट चाहिए, तो मैंने बार्न बना लिया, 1 बार्न, जो कि हमारे किसके बराबर होता है 10 की पावर 28, हाँ 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर के बराबर हमारा 1 बार्न होता है, ठीक है। फिर एक एरिया की एक और यूनिट होती है एयर। एयर क्या होता है हमारा कि हम उसको बनाते हैं ऐसे करके, मतलब कि जैसे मैं बताऊं कि 10 मीटर की लेंथ और 10 मीटर की विड्थ का जो एरिया बनेगा वो एरिया हमारा होता है 1 एयर, और ये कितना होता है, ये 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 हेक्टेयर कितना हो जाता है, तो अगर मैं इसी चीज को अभी 10 मीटर की बोली थी मैंने, अब 100 मीटर की लेंथ और 100 मीटर की विड्थ के जो बीच का एरिया बनेगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 1 हेक्टेयर। मैं इसको दोबारा से एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि अगर ये देखो ये है 10 मीटर और ये 10 मीटर, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये इसको हम कहेंगे एयर, ओके। और जो हमारा ये बन जाएगा 100 मीटर और ये 100 मीटर, इससे बनने वाला एरिया हमारा क्या कहलाएगा, हेक्टेयर, ओके। तो ये चीजें होंगी हमारे पास, ठीक है। अब हमारा एक प्रेशर होता है एटीएम, एटमोस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, तो हम बोलते हैं उसको 1 एटीएम प्रेशर। तो लेकिन वो क्या बात है कि हमें तो ऐसा यूनिट में जानना है, तो एक एटीएम हमारा प्रेशर की यूनिट है, उसको हम क्या बोलेंगे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट है जो डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास कुछ और यूनिट्स है, मैं उनके बारे में बताता हूँ, जैसे कि जिसकी कन्वर्जन जरूरत पड़ सकती है हमें, ठीक है। तो 1 माइल, माइल का भी कभी कभी हमें क्वेश्चन में मिल सकता है, तो उसका कन्वर्जन पता होना चाहिए तुम्हें। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर हमारी बात आती है इंच की, तो तुम्हें पता होगा कि एक इंच भी हमारी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कि जैसे कि हमें किसी चीज की मेजरमेंट देनी है तो हम किस में देते हैं, इंच में देते हैं, लेकिन हमसे सेंटीमीटर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारा 1 इंच है, तो उसका कितना होगा कन्वर्जन 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 फीट का होता है 30.48 सेंटीमीटर, और 1 यार्ड का होगा 91.44 सेंटीमीटर, और 1 लाइट ईयर, देखो लाइट ईयर के बारे में बताऊं तो ये एक लेंथ की यूनिट है। लेंथ की यूनिट कैसे है कि मुझे डिस्टेंस नापना है, ठीक है। तो मैं पास के डिस्टेंसेस के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, अपने मेजरिंग स्केल यूज कर लेता हूँ, कि मेरे स्केल से उनको मैं मेजर कर लेता हूँ। लेकिन जब डिस्टेंस दूर की आ जाती है तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा ये स्केल वाला
फॉर्मूला काम नहीं कर पाता। हम स्केल लेके उतनी दूर तक जाके नाप नहीं सकते, मान लो स्टार्स नापने हैं, प्लैनेट्स तक की दूरी नापनी है तो नहीं नाप सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सोनार वाला टेक्निक याद है ना, कि कुछ भेजेंगे वो टकरा के वापस आएगी, फिर रिफ्लेक्शन सब क्या निकाल लेंगे भाई कि हाँ कितना डिस्टेंस है वो हम पता कर लेते हैं। वैसे ही काम कुछ यहाँ करते हैं कि इस बार हम लाइट को चलने के लिए भेजते हैं भाई, और लाइट जाके टकरा के वापस आती है। फिर हम बोलते हैं कि लाइट को मैंने 1 साल तक चलने दिया, लाइट को मैंने 1 साल तक चलने दिया, तो जितनी दूरी वो तय करेगी तो उसको एक यूनिट बना ली, वो क्या बनाई हमने 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो ये 10 की पावर 15 है, ठीक है। तो 9.46 एक मिनट पहले ले लो फिर से, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर है, ओके। और एक हमारा 1 एंगस्ट्रम है, ठीक है। और एक बात तुम्हें पता ही होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/100 मीटर, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पुट करके हम इन सबका मेन SI यूनिट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। ये नैनोमीटर क्या है, ये प्रीफिक्स पता तुम्हें, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ अभी आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं अब आगे कि ये नैनोमीटर, तो इसको हम सिंपली लिख लेंगे कि 1 एंगस्ट्रम जो होगा हमारा, ठीक है। तो एक सेकंड, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम जो होगा हमारा वो होगा 10 की पावर -10 मीटर के बराबर, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम जब भी बात आएगी तो वह 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होगा, ओके। तो ये हमारे लेंथ के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट थे। अब हम कुछ एरिया के प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। और 1 इंच स्क्वायर, इसमें शायद स्क्वायर को टर्म से ले नहीं पाता ढंग से, 1 इंच का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.4516 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 फीट स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 9.29 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। और 1 एकड़ क्या होता है 43560 फीट स्क्वायर। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, 43560 इंटू में 9.29 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस टाइप से आंसर आ जाएगा एकड़ का, ओके। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है। जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया इन सब में क्या यूज होता है, वॉल्यूम के लिए गैलन यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि इतने डॉलर पर गैलन ले जाओ, ठीक है। तो वो गैलन क्या होता है, तो वो गैलन होता है 1 गैलन इज इक्वल टू 3.786 लीटर के बराबर होता है। और 1 इंच क्यूब, तो हमारी एक लेंथ की यूनिट है इंच, तो इंच को भी मिला के हमने क्या बनाया है, हाँ एक वॉल्यूम का यूनिट बनाया है जो कि हमारे 16.39 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 फीट क्यूब भी होता है जो हमारा, वो किसके बराबर होता है, सिंपली मैं उसको बात कर दूं सेंटीमीटर में, तो मैं कैसे चेंज कर लूंगा, सिंपली वो बात हो गई कि हमारा 28.32 लीटर के बराबर है, जो कि हमारा 2.832 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ओके। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम आ गए, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया था, टन का एक एग्जांपल दिया था। टन कितना होता है, 1000 किलोग्राम को 1 टन बोलते हैं, ठीक है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट, जैसे एक हमें एटम्स के लेवल पे जब बात करनी होगी तो हम एटम्स को ही तोलेंगे, बार बार एक एटम को दूसरे एटम से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब उसका मास अगर मैं किलोग्राम में एटम को लिखने जाऊंगा तो वो बहुत छोटा होगा। तो हमने क्या बना कि एक हाइड्रोजन का एटम पकड़ा, उसको एक यूनिट बना दिया, बोला कि सबसे छोटा एटम को इसको एक यूनिट मान लो, जो कितना होता है 1.6606 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट है, एटम के मास के यूनिट को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। एक स्लग, एक हमारा एक और यूनिट है मास की, जो किसके बराबर होता है 14.59 केजी के बराबर होता है, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखते हैं कि कुछ डिराइव्ड यूनिट है जो ऐसा ही, मतलब कि हमने बात की थी बेस सिस्टम को ही, बेस सिस्टम की मदद से, बेस यूनिट्स का हेल्प लेके ही हम सारे अदर क्वांटिटीज के लिए यूनिट डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम एरिया के लिए देखें तो एरिया बना कैसे है, तो हम डिराइव कैसे करेंगे। तो एरिया है क्या, तो एरिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 लेंथ, ठीक है। एक लेंथ क्या है हाइट, ठीक है, एक लेंथ क्या है लेंथ, और एक लेंथ क्या है ब्रेथ, ठीक है। तो ये दोनों असल में क्या है लेंथ है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ही क्या बना एरिया। तो क्या एरिया की नई क्वांटिटी बनाना सही होता कि एरिया को मैं एक बेस क्वांटिटी बना देता, बोलते नहीं, हम लेंथ में डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि ठीक है। तो आराम से एरिया क्या है, हमारी एक
नई यूनिट नहीं बनेगी और इसको हम डिराइव यूनिट में डाल देंगे। और ये बनाएंगे कैसे, तो ये सिंपली बात है कि दो लेंथ को मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, तो दो लेंथ की यूनिट को भी मल्टीप्लाई करके इसकी यूनिट बन जाएगी। तो दो लेंथ कौन से भाई, तो बोला मीटर मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। ओके, फिर इसी टाइप से वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में क्या आ गया, वॉल्यूम में 3 लेंथ आ गए कि भाई 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ। तो इसमें भी क्या हुआ, तो इसको भी नई यूनिट बनाई जाए, तो बोला नहीं, इसको भी नई यूनिट बनाना सही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पुरानी यूनिट से ही काम चला लेंगे। ठीक है, और क्या बुलाएंगे कि यही है हमारी नई यूनिट, क्या, मीटर क्यूब। ओके, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी में क्या बात है कि जो हमारी स्पीड है वो क्या है, तो वो क्या बताता है कि कितनी लेंथ मैंने कितने टाइम में कवर किया। मतलब बेसिकली क्या बात है कि लेंथ कितना मैंने कितनी टाइम में कवर किया है। तो बात किसकी की जा रही है, लेंथ की जा रही है। तो क्या इसको नई यूनिट बनाई जाए या पुराने लेंथ वाले से काम कर लिया जाएगा, तो मतलब पुराने वाले से काम कर लिया जाएगा। तो हम इसका कैसे बनाएंगे भाई, तो इसका बनाने के लिए स्पीड का कैसे बनाएंगे भाई, देख लो, मान लो स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट कैसे बन जाएगी, जो लेंथ की होती है, लेंथ की कितनी होती है, मीटर, और अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये इसकी यूनिट बन गई। अब आगे बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी कि कितना एंगल कवर किया कितने देर में। ठीक है, तो इसका हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एंगल पर सेकंड। ठीक है, तो रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसी टाइप से आगे सारे के ऐसे निकाल देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पर सेकंड में, तो इसका यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है कि 1 सेकंड में कितने वेव हमारे पास हो गए, तो एक से मतलब 1 अपॉन लेंथ। वेव नंबर क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ की रेसिप्रोकल को वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कितना होता है, वेवलेंथ की हमारी यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ एक लेंथ है जो मीटर में होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर मीटर। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास की भी यूनिट पता है, वॉल्यूम की भी यूनिट पता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगली हमारी करंट डेंसिटी ऐसे निकाली, करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन ए, मतलब करंट अपॉन एरिया, जैसे साफ डेंसिटी पता चल रही है, करंट अपॉन एरिया, तो करंट कितना होता है आई, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या हो जाती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी हमारी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी, सबकी हम ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन सब चीजों को देख लो और इन सब चीजों को नोट कर लो, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि हम सारी नई क्वांटिटीज को इन्हीं सब क्वांटिटी से डिराइव करके निकाल सकते हैं। हाँ, हमें बाद में 2 चीजों की जरूरत पड़ी जिनको हमने पहले ऐड करवा दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, लेकिन अब उनकी मदद से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब हम इससे आगे चलते हैं और आगे क्या देखते हैं हम कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनके यूनिट्स को हमने किसी के नाम पे दे दिया है और उनको फिक्स कर दिया और उनको ही यूज कर लेंगे हम एसआई यूनिट में, तो कोई इशू नहीं है उसी सिंबल को। जैसा कि क्या है, जैसा कि फ्रीक्वेंसी के लिए तुमने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी की असल में जो हमारी यूनिट आती है वो आती पर सेकंड, लेकिन हमने हर्ट्ज साइंटिस्ट को ऑनर देते हुए उस फ्रीक्वेंसी के सिंबल को हमने क्या बना दिया, फ्रीक्वेंसी के यूनिट के सिंबल को हमने उनके नाम पे बना दिया और क्या बनाया, हर्ट्ज, HZ से हम उसको डिनोट करेंगे। तो अब तुम आंसर में HZ लिख दोगे तो वो साइंटिफिक हमारे टीचर्स को अंडरस्टूड है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, हर्ट्ज की बात कर रहे हो, जिसका मतलब पर सेकंड है, तो यहाँ पे एसआई यूनिट ही इसको माना जाता है। ओके, ठीक है, एसआई यूनिट्स को हमने कुछ स्पेशल नेम दे दिया है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है कि हमने फोर्सेस पे न्यूटन ने बहुत ज्यादा काम किया, तो फोर्स की यूनिट जो थी हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको उनका ही नाम दे दिया और न्यूटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे प्रेशर पे पास्कल ने बहुत ज्यादा काम किया तो उसको पास्कल के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, एनर्जी पे जूल्स ने बहुत काम किया था तो इसको जूल के नाम से जानते हैं। पावर पे वॉट ने काम किया था तो वॉट के नाम से जानते हैं। और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्ज होती है उसको हम कुलम्स के नाम पे मेजर करते हैं और कुलम ही उसकी यूनिट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमारी पोटेंशियल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्वांटिटी आगे पढ़ी जाएगी, तो लेकिन इनके बारे में जानना कि ये सब चीजें जो होती है इनको क्या होगा कि इनको एक स्पेशल नेम दी गई है। ठीक है, तो जब भी ये क्वांटिटी आएगी, जैसे पर सेकंड आ गया तो तुम इसको क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज में लिख सकते हो, उसको कोई इशू नहीं आएगी। और मैं यही काम करूंगा कि जब भी फ्रीक्वेंसी की बात आएगी मैं उसको पर सेकंड ना लिखे हर्ट्ज लिख दूंगा, तो वहां पे सवाल खड़े मत करना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या बात है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम जब भी मास को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन से तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है कि ये क्या होता है, ये फोर्स होता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लिख के क्या लिखूंगा, न्यूटन लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उनको अब हम इन सबको इकट्ठा करके न्यूटन न्यूटन लिख के काम करेंगे, ठीक है। तो वैसा ही होगा हमारे पास किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, जो कि हमारा प्रेशर की यूनिट होती है, जिसको हम पास्कल से लिख के चलेंगे, ठीक है। और हमारा जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम जूल बेसिकली यही होती है हमारे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब ये हमारा वॉट होती है, जो कि पावर की यूनिट होती है, और इसको मैं वॉट लिख के चलूंगा, ओके। और तुम भी ये चीजें याद रख लो कि कब किस किस चीजों को मिला के तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें इससे तोड़ने की जरूरत भी पड़ सकती है, हो सकता है इसको जोड़ने की भी जरूरत पड़े, ठीक है। एम्पियर सेकंड को मैं कूलम लेके चलूंगा, ठीक है। और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर वोल्ट होता है। तो इसकी यूनिट और इसके स्पेशल नेम याद करके रख लो, ठीक है, आगे काम आएंगे। अब कुछ और भी है, जैसे कि हमारे कैपेसिटेंस का है, कैपेसिटेंस को मैं फैराड लेके चलूंगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को ओम लेके चलूंगा, कंडक्टेंस को साइमन लेके चलूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर लेके चलूंगा। तो ये और भी क्वांटिटी है जिनके मैंने स्पेशल नेम रखे हैं, ठीक है। मैंने नहीं, मतलब इनसे जो भी इन्होंने भी साइंटिस्टों वगैरह ने इनको ऑनर देते हुए, हमारी अथॉरिटी ने इनके ऑनर में कुछ स्पेशल नाम, कुछ स्पेशल क्वांटिटीज के यूनिट को इनका नाम दिया है इस पे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी जरूरत पड़ेगी हमारे पूरे फिजिक्स में। तो ये सब चीजें जब भी आए तो ये मत करना कि ये कौन सी यूनिट है, ठीक है। तो इनको हमने साइंटिस्ट के ऑनर में दिया, और ये भी बेस यूनिट से ड्राइव होती है, ठीक है। और जब इनका यूज किया जाए तो ये इनका यूज एकदम लीगल है, कोई भी गलत नहीं करेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रीफिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि प्रीफिक्स एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके यूनिट के आगे लगा के हम उसको क्या करेंगे, किसी भी यूनिट को बड़ी और छोटी करेंगे। तो बड़ी और छोटी करने के लिए हम क्यों करेंगे ऐसा काम हम, तो हमें पता है कि हम हर क्वांटिटी, हमारे जो हर मैग्नीट्यूड होती है, हमारी हर यूनिट होती है, वो एक ही रेंज की नहीं होती है, वो अलग अलग रेंज की हो सकती है। तो उसके लिए हमें उसके कंपैरिजन का हमें यूनिट चाहिए होता है। तो यूनिट को हम बड़ी या छोटी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके या 10 से डिवाइड करके। यही तो स्पेशलिटी है हमारे एसआई सिस्टम की, कि वो एक मैट्रिक सिस्टम है। तो हम देखते हैं कि अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 करते हैं तो उनके नाम हम किस टाइप से रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं मान लो कि 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फैक्टर मेरा क्या है, पहले मैं एक फैक्टर बना लेता हूँ ना, ठीक है, मैं पेन ले लिया, ठीक है, मैं लिखा फैक्टर, ठीक है। मैं सपोज किया एक फैक्टर लिया है, और फैक्टर कितना लिया है मैंने इस बार 10 का लिया है, ठीक है। फैक्टर कितना लिया है, 10 का फैक्टर लिया, और 10 का फैक्टर लेने से जो इसका प्रीफिक्स होगा, उस प्रीफिक्स का नाम हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डेका। क्या कहेंगे, उस प्रीफिक्स का नाम देंगे हम डेका। और डेका की जो सिंबल होगी, डेका की जो सिंबल होगी वो होगी DA, ओके। अब हम हो सकता है 100 से मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 1 एंड देन 10 की पावर 2 से, तो इसका जो होगा वो होगा हेक्टो, और इसको हम H से डिनोट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट होता है इसके बाद 10 की पावर 3, जो कि हमारा होता है किलो, और उसको हम K से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 10 की पावर 6 की। 10 की पावर 6 हमारा क्या हो जाएगा, मेगा, और उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से। फिर हम बात करेंगे 10 की पावर 9, जो कि होगा हमारा गीगा, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल G से। फिर हम बात करेंगे 10 की पावर 12, क्या बोलते हैं उसको, KB, MB, GB, TB, हाँ, टेरा। ये मैंने क्या बोला, KB, MB। तो देखो, जैसे कि ये प्रीफिक्सेस हैं, तो इनका अकेला कोई वजूद नहीं है। अगर सिर्फ कहीं पे सिंपली H लिखा हुआ है तो उसको हम हेक्टो कभी नहीं पढ़ेंगे। ये हमेशा क्या होंगे, किसी से साथ जुड़ के आएंगे। जैसे नाम से ही पता है, प्रीफिक्स, इसको कहीं पहले फिक्स करना होगा तभी काम बनेगी हमारी। जैसे क्या, किलो बाइट, KB, तो क्या होगा, पहले किलो को आगे बाइट से लगाए, पता चला कि हमारे कितनी बाइट की बात हो रही है भाई, 1000 बाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से टेराबाइट, TB, तो इसको मैंने T से डिनोट कर लिया। फिर 10 की पावर ली मैंने 15, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, पेटा, तो पेटाबाइट हो जाएगा। फिर जो भी आगे बनेगी हमारी, अभी TB चल रही है, उसके आगे जो बनेगी वो PB होगी शायद। और एंड फाइनली 10 की पावर 18, जिसको हम एक्सा कहते हैं और कैपिटल E से डिनोट करते हैं, ओके। ये सब हमारी बात क्या हो गई, ये मल्टीपल्स हो गए हमारे, कि हमें इसको मल्टीप्लाई करके हम आगे जाते जाए। अब ऐसा भी तो होगा हमारे पास कि हम उसको डिवाइड करके पीछे आते जाए, छोटा करते जाए यूनिट को। तो जब हम 10 की पावर -1 से मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, या हम बोले 10 से डिवाइड करते हैं, जो हमारी प्रीफिक्स बनती है, उस प्रीफिक्स को हम कहते हैं डेसी। क्या कहते हैं, डेसी। इसके बारे में तुम जानते होगे, ठीक है।
अगला जो है हमारा डेसी का सिंबल होता है स्मॉल डी। ओके, अब हम आगे चलते हैं और 10 की पावर -2 से जब करते हैं सेंटी, इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। फिर 10 की पावर -3 लगाते हैं, इसको हम मिली कहते हैं, मिली स्मॉल एम। फिर हम देखते हैं इसको 10 की पावर -6 को, और 10 की पावर -6 होती है माइक्रो। ओके, अब माइक्रो की यूनिट क्या दे, हमें पता है कि प्रीफिक्स की यूनिट स्मॉल में देंगे और माइक्रो, लेकिन स्मॉल एम तो हमने मिली को दे दिया, तो क्या करेंगे, तो हम बोले कि हम किसी और लैंग्वेज से, बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से हम एक सिंबल उठा के लाएंगे उनका, और उनका कौन सा सिंबल लेके आएंगे, म्यू लेके आएंगे। क्या है, म्यू। इस सिंबल को हम म्यू कहते हैं, MU, म्यू। इसको ध्यान दे लो, ये म्यू है और इसको हम म्यू से ही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। फिर 10 की पावर -9 ये होगा नैनो, तो स्मॉल एन को दे देंगे इसको, ठीक है। और 10 की पावर -12 ये हमारा हो जाएगा पीको, स्मॉल पी दे दिया इसको, ठीक है। 10 की पावर -15 ये हो जाएगा हमारा फेमटो, और स्मॉल एफ दे देंगे इसको, ठीक है। 10 की पावर -18 एटो, और स्मॉल ए दे देंगे इसको। ओके, तो ये हमारे प्रीफिक्सेस हो गए। ये अब यूनिट के साथ मिलकर क्या करेंगे, किसी भी यूनिट को बड़ा या छोटा करेंगे, ठीक है। अब यूनिट की क्या खास बात होगी, यूनिट हम लिखेंगे कैसे, उसके सिंबल कैसे बनाएंगे, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है हमारी सरकार ने, चलो उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस जारी हो गई भाई साहब, हर चीज की गाइडलाइंस होती है, तो थोड़ा गाइडलाइंस देखते हैं कि क्या है ये गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सिंबल्स फॉर ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, सम अदर यूनिट्स, कुछ और अदर यूनिट्स है क्या, और ऐसा ही प्रीफिक्सेस, और जो सिस्टम मतलब इंटरनेशनल के जो प्रीफिक्सेस है उनको देखते हैं जरा। तो सिंबल फॉर यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रिंटेड रिटन इन नॉर्मल रोमन अपराइट टाइप, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे सिंबल्स होंगे फिजिकल क्वांटिटीज के, वो सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में प्रिंटेड होंगे या इटैलिक लैंग्वेज में प्रिंटेड होंगे। और हम कैसे लिख देंगे, हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देंगे। रोमन अपराइट टाइप क्या होते हैं, जो हम नॉर्मल बेसिकली यूज करते हैं, वही हमारी रोमन अपराइट टाइप होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड सिंबल्स फॉर यूनिट्स आर रिटन इन लोअर केस रोमन अपराइट टाइप, ठीक है। वही बात है कि जैसा कि हमने यूनिट की बात की, यूनिट हमेशा कैसा लिखा जाएगा, वो हमारे स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्या कहता है, द यूनिट नेम्स आर नेवर कैपिटलाइज्ड, हाउएवर द यूनिट सिंबल आर कैपिटलाइज्ड ओनली इफ द सिंबल फॉर अ यूनिट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम ऑफ सेंटेंस। मतलब बोला है कि यूनिट नेम को हम कभी भी कैपिटल में नहीं लिखेंगे। अगर यूनिट लिख रहा हूं मैं, जैसे सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल लूं, और एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं यूनिट किसी की, मीटर लिख लेता हूं, ठीक है। तो मैं मीटर लिखता हूं METRE, ठीक है। तो मैं जितने भी यूनिट लिखूंगा, कितने भी यूनिट लिख दूं, तो मैं कभी भी क्या नहीं करूंगा कि कभी भी उनको कैपिटल में नहीं लिखूंगा। यूनिट जब मैं पूरा लिखूंगा तो कभी भी कैपिटल नहीं लिखूंगा। अगर उसमें कैपिटल आ रहा है तो वो यूनिट नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट की क्या गाइडलाइंस जारी की गई है कि भाई द यूनिट नेम्स आर नेवर कैपिटलाइज्ड, उनके नाम को हम कभी कैपिटलाइज्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो यूनिट का सिंबल होगा वो कैपिटलाइज हो सकता है, कब होगा, जब वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाए, ठीक है। तो इसके बाद पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिन फिर पता चलेगा कि क्या बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि मीटर की बात की, तो मीटर किसी के नाम पे नहीं है, तो इसका सिंबल कैसा होगा, स्मॉल होगा, और ये पूरा यूनिट लिखा है, ये तो स्मॉल होगा ही होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं और क्या देखते हैं फिर कि मीटर हमने देख लिया। अब मीटर के बाद क्या देख सकते हैं, कोई और बता सकते हो तुम, कोई भी यूनिट बताओ, नहीं की कोशिश करो। मैं लेता हूं मान लो जूल, ठीक है। तो जूल को भी मैं स्मॉल में ही लिखूंगा, लेकिन जूल एक बंदे का नाम था। जूल किसका नाम था, एक बंदे का नाम था। तो हम क्या करेंगे, जूल का जो सिंबल बनाएंगे वो कैपिटल J बनाएंगे, ओके, ठीक है। ये बात समझ आई। एक फ्रीक्वेंसी की यूनिट अभी मैंने पढ़ी थी, हर्ट्ज, है ना, हर्ट्ज पढ़ी थी ना। तो जब मैं हर्ट्ज लिखूंगा HERTZ, हर्ट्ज इस टाइप से लिखूंगा। लेकिन फिर वही बात की, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था, तो इसका यूनिट कैसा बनेगा, HZ, हर्ट्ज, ठीक है। और क्या हो सकता है, और वोल्ट, वोल्ट के बारे में पढ़ा मैंने। तो वोल्ट जब यूनिट की तरह लिखूंगा तो VOLT, वोल्ट स्मॉल में, लेकिन जब मैं सिंबल बनाऊंगा इसका तो कैपिटल बना दूंगा V, ओके। फिर मैं जैसे डे एक यूनिट बोलता हूं, डे, ठीक है, तो इसको स्मॉल d से ही डिनोट करेंगे, ओके। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें देख ली। लेकिन एक यहाँ पे, अब मैं पीछे आके वापस दिखाऊं, तो एक एक्सेप्शन आता है, देयर सिंगल एक्सेप्शन इज L, ठीक है, विच इज द सिंबल फॉर यूनिट लीटर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो L है हमारा, वो एकलौता एक्सेप्शन है जो कि जिसका सिंबल कैपिटल L है, लेकिन वो किसी के साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा गया है। लीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसका यूनिट L रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो द एक्सेप्शन इज मेड टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ द लोअर केस लेटर L बिटवीन द अरेबिक
न्यूमेरल 1, ठीक है। जो हमारा जो बेसिक नंबर्स है उसमें जो 1 है और जो हमारा स्मॉल एल है वो दोनों एक दूसरे को मिमिक करते हैं। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने लीटर का सिंबल क्या रखा, कैपिटल एल रखा, ठीक है। तो ये सब बातें मैं बता क्यों रहा हूं कि तुम किसी भी स्टेज पे जाके कंफ्यूज ना रहो, ठीक है। कि जैसे ये सब बातें बताने वाली नहीं होती, लोगों को पता भी नहीं होता कि मैं फिर कंफ्यूज होते वहां पे कि करना क्या चाहिए, हमें कैसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये गाइडलाइंस मैं तुम्हें जरूर बता रहा हूं कि ताकि तुम्हें कभी भी फिजिक्स में कहीं पे भी किसी चीज को मैं अगर बता रहा हूं या कोई भी बता रहा हूं तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके। अब हम आगे चलते हैं। सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फाइनल फुल स्टॉप एट एंड ऑफ recommended letter and remain unaltered in the plural using only singular form of unit, ठीक है। जब सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल के आखिरी में कभी डॉट लगा के हम खत्म नहीं करेंगे, ना ही कभी उसके आखिरी में प्लूरल का दिखाने के लिए उसके अंदर एस या ES लगा के हम दिखाएंगे। जैसे क्या है, मैं इसका एक एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूं कि सपोज करो कि मैंने एग्जांपल लिया फॉर लेंथ 25 सेंटीमीटर्स, ओके, ये मैंने लिया। तो ये मेरा एक एग्जांपल है, तो इसको मैं सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो मैं इसको लिखने का तरीका मेरा सिंपल से क्या होगा, 25 स्मॉल c स्मॉल m, ओके, ये तरीका होगा। ना कि ये कभी नहीं होगा मेरा कि 25 और cms सेंटीमीटर्स, ये मैं नहीं दिखाऊंगा और ना ही मैं ऐसा करूंगा, ये तरीका गलत है। 25 cms डॉट, ये भी तरीका गलत है, मैं डॉट भी नहीं लगा सकता, s भी नहीं लगा सकता। और 25 सेंटीमीटर डॉट, ये तो गलत है ही है, ठीक है, क्योंकि डॉट नहीं लगाना। तो ये याद रखना हमेशा कि जो हमारा यूनिट है उसके फाइनल में डॉट कभी नहीं लगाया जाएगा, ओके। अब अगला वाला गाइडलाइन देखते हैं। यूज ऑफ सॉलिडस इज रिकमेंडेड ओनली फॉर इंडिकेटिंग अ डिवीजन ऑफ वन लेटर यूनिट सिंबल बाय अनदर यूनिट सिंबल, ठीक है। तो ये क्या कहने का मतलब है कि जब सॉलिडस का सिर्फ काम इतना ही है कि वो ये बताए कि ये इससे डिवाइड हो रहा है, इसके बाद वाली चीजें यहां से डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। कभी भी एक से ज्यादा स्लैश का यूज हम यूनिट में नहीं करेंगे, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, कभी भी एक से ज्यादा स्लैश का यूज हम नहीं करेंगे। तो जैसा कि अगर मुझे मान लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना, मेरी एक यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। तो मुझे लिखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे पर लगा दिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या फिर कैसे लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इनके m और s के बीच में 2 गैप छोड़ के और s की इनवर्स की पावर -2 करके भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों मेरे सही तरीके हैं। जो गलत तरीके वो कैसे हो जाएंगे भाई, इसको मैं कभी ऐसे नहीं लिखने जाऊंगा या तुम्हें कभी ऐसे देखने को भी नहीं मिलेगा, और ये अगर दिख रहा है तो ये तरीका गलत है, ओके। और जैसे कि मैं एक और बात करूं कि जैसे हमारे पास है जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये जूल पर केल्विन पर मोल, इसको हम पढ़ते हैं जूल पर केल्विन पर मोल, और इसको लिखने का एक सही तरीका ये है और दूसरा जो सही तरीका है वो है जूल पर केल्विन पर मोल, ओके। इसको मैं कभी ऐसे नहीं लिखूंगा जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये तरीका गलत हो गया क्योंकि एक से ज्यादा सॉलिडस हम यूज नहीं कर सकते, तो ये यूनिट लिखने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। अब बात है कि अब हम आगे की बात करें, और आगे की बात कहाँ है, तो अगला लाइन क्या कहता है हमें, व्हेन अ प्रीफिक्स इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ अ यूनिट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सिंबल इज कंसीडर्ड एज अ न्यू सिंबल। तो अब हम क्या बताया जा रहा है कि अगर हमने किसी प्रीफिक्स को किसी यूनिट के साथ मिला दिया तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक नया सिंबल बनेगा फॉर द यूनिट विच कैन बी रेज टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उन सब का पूरा पावर पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल कोई ब्रैकेट्स का मतलब नहीं बनता, ठीक है। और ये अलग इनको इस यूनिट प्रीफिक्स के साथ मिली हुई यूनिट को हम किसी और यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके कंबाइंड यूनिट भी बना सकते हैं, कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल किस टाइप से, तो जैसे कि मैं अगर तुम्हें बताऊं एग्जाम्पल कि अगर मान लो सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो इसका पूरा का पूरा यही और यही मतलब है सिर्फ कि इसका मतलब है कि सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। इसका सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया तो वो पूरा एक बन गया, तो उसका पूरा मतलब है सेंटीमीटर का होल क्यूब, तुम्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यही चीज हमारे किसके बराबर भाई, यही हमारा इसके बराबर है। सेंटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2 मीटर का होल क्यूब, और इसी चीज को क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ओके। तो ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं देखा जाए तो ये सबका ये पूरे उस होल का क्यूब मिला है हमें, ओके, कुछ अलग मतलब नहीं है। और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसा कि अगर मान लो
कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 10 की पावर -2 मीटर क्यूब, ओके, ये है। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हमें सेंटीमीटर का होल का क्यूब बनाना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होल का क्यूब नहीं बन रहा है, इसीलिए ये वाले तरीका गलत है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं कभी भी 10 की पावर -2 मीटर क्यूब नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि सेंटीमीटर पूरा एक नया यूनिट है, जिसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा और क्या बोलूंगा उसको, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब बोलूंगा, ओके। अकेला सी किसी काम का नहीं होता, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अकेला सी किसी काम का नहीं है, उसको किसी ना किसी के साथ मिला के ही काम में लिया जा सकता है, ठीक है। और जैसा कि मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मिली एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मिली एम्पियर का होल स्क्वायर है। इसका एक ही मतलब है, इकलौता मतलब इसका निकलता है क्या, मिली एम्पियर का होल स्क्वायर। इसको कुछ अलग देखने की जरूरत नहीं है कि ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ, ये अंडरस्टूड है कि वहां पे ब्रैकेट के साथ ही है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो मिली को मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर -3 एम्पियर इसका होल स्क्वायर, ओके, और 10 की पावर -6 एम्पियर स्क्वायर, ओके। तो अब यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रही है तुम्हें कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करना है। जब भी मिली एम्पियर या किसी भी प्रीफिक्स के साथ हो तो मानो कि इसके ऊपर पूरा एक ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर हमें ब्रैकेट खोल के उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और वहां पे ब्रैकेट है और तुम्हें स्पेशली कोई ब्रैकेट लगा के दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर क्यूब लिखना है तो तुम्हें ब्रैकेट में सेंटीमीटर क्यूब लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके। और तुम्हें और एग्जांपल चाहिए क्या? तो मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ओके, ये तो आगे का था, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 1 माइक्रो सेकेंड, बार बार यही हो रहा है, 1 माइक्रो सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो पर सेकेंड, ठीक है। ये जैसा मेरा एग्जांपल है, इसका हमेशा मतलब क्या रहेगा भाई कि 1 माइक्रो, 1 लिखो या नहीं लिखो, पर सेकेंड इसका -1, ओके। माइक्रो के ऊपर भी -1 चला गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माइक्रो को मैं लिख दूंगा 10 की पावर -6 सेकेंड की पावर -1, और ये हो जाएगी 10 की पावर 6 पर सेकेंड, ओके। तो इसका ये मतलब होगा, और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि 10 की पावर कहाँ गया, मैं इसको किस टाइप से लिख सकता हूँ कि 10 की पावर -6 और माइक्रो 10 की पावर -6 पर सेकेंड, ये इसका मतलब नहीं होगा, ओके। समझ आई बात कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें गलतियां ना करें, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि अ प्रीफिक्स इज नेवर यूज्ड अलोन, ये कभी भी अकेला काम नहीं करेगा, इट इज ऑलवेज अटैच। हमने पहले भी बात किया, इसको किसी ना किसी के साथ अटैच करके ही इसका काम लिया जा सकता है, अकेला इसका काम नहीं होगा, ठीक है। प्रीफिक्स सिंबल इज रिटन वेरी क्लोज टू द यूनिट, ये बात ध्यान से सुन लो, प्रीफिक्स सिंबल इज रिटन वेरी क्लोज टू द यूनिट। प्रीफिक्स के सिंबल कैसे होंगे, यूनिट के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, सिंबल यूनिट सिंबल विदाउट स्पेसिंग बिटवीन देम, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। While unit symbol are written separately with spacing when units are multiplied together, जब यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, दो अलग अलग यूनिट को, मीटर और न्यूटन या किसी भी यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में स्पेस होंगे। लेकिन क्या बात है, जब प्रीफिक्स और यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उनके बीच में स्पेस नहीं होगा, ओके। जिसका एग्जाम्पल मैं कुछ इस टाइप से दूंगा, ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल कैसे दूं, हाँ, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा, रिजॉल्विंग, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे एक बात देखो कि m और s के बीच में दोनों छोटे में लिखेगा, पहली बात तो है क्या है, दोनों को छोटे में लिखना है और इनके बीच में एक स्पेस, एक जगह खाली छोड़नी है, ठीक है। तभी ये हमारा क्या हो गया, दो अलग अलग यूनिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो इनके बीच में खाली जगह भी छोड़नी है और दोनों छोटे में भी लिखना है, ठीक है, ओके। और अगर मैं इसको आगे देखूं और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं क्या पढ़ूंगा, अगर जब ऐसे कभी लिखा होगा तो इसका मैं पढ़ूंगा मीटर पर सेकेंड,
इसको मैं कभी मिली पर सेकंड नहीं पढ़ूंगा, इसको कभी मैं मिली पर सेकंड नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि इनके बीच में स्पेस आ गया है, ओके। और मैं एक दूसरा मिलता जुलता एक एग्जांपल दे दूं तुम्हें, ओके। अगर मैं इस टाइप से लिखा हुआ है ये, तो ये क्या चीज है, देखो इनके बीच का स्पेस नहीं है और एस भी कैपिटल है। तो अगर देखो ऊपर वाले में क्या था कि दोनों स्मॉल थे और बीच में स्पेस था, दोनों स्मॉल मतलब यूनिट थे और बीच में क्या है, स्पेस है, तो मतलब दो यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो एम से मिलता जुलता यूनिट कौन है हमारा, मीटर है, और एस से जुलता हुआ सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या पता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ एम और एस के बीच में गैप नहीं है, तो यहाँ पे एम किसका काम कर रहा है, प्रीफिक्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एम को हम क्या पढ़ेंगे, मिली पढ़ेंगे, ठीक है। और मिली, ठीक है। और यहाँ पे पर का लगा हुआ है तो पर लगा दिया, तो मैं आके पर लगा दिया, ठीक है। और एस कैपिटल है, तो कैपिटल एस किसका होता है, तो कैपिटल एस साइमन का होता है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिली पर साइमन, नहीं मिली साइमन इनवर्स, ऐसे मिली साइमन का होल पावर -1, ठीक है। तो ये मतलब हो जाएगा इसका, ओके, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं एक और दिखाता हूं तुम्हें, एक और एग्जांपल देता हूं, सी पेन 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 सी एम, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, इसको हम क्या पढ़ा जाएगा, तो देखो सी कैपिटल है, तो सी कैपिटल है तो कभी भी सेंटी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है प्रीफिक्स हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, या कोई भी यूनिट स्मॉल में लिखी जाएगी। सी कैपिटल है तो ये यूनिट किसी के नाम से लिया गया है, तो किसी के नाम से लिया गया है, वो कौन है, तो कूलम्ब है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कूलम्ब, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, बीच में गैप भी है, तो गैप का मतलब क्या हो गया कि ये दो यूनिट है, ये प्रीफिक्स नहीं था, तो गैप दोनों यूनिट है, तो इसका मतलब हो जाएगा कूलम्ब मीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर, ठीक है। कूलम्ब, तो देख लो इसका मतलब हो जाएगा हमारा कूलम्ब मीटर, ठीक है। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि इसको मैं कभी भी सेंटीमीटर नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि सेंटीमीटर कब पढ़ा जाएगा कब नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल देखता हूँ। हाँ, ये बात, इस बात का खास ख्याल रखना जो मैंने अभी बताई, ठीक है। द यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्सेस आर अवेलेबल। हम कभी भी डबल प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे जब एक सिंगल प्रीफिक्स हमारे पास अवेलेबल होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल कुछ इस टाइप से दूंगा कि अगर मान लो 10 की पावर मेरे पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ और इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास दे रखा है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर, तो इसको मैं क्या लूंगा, 1 नैनोमीटर लूंगा, ओके, 1 नैनोमीटर, और इसको क्या लिखूंगा, नैनोमीटर, ठीक है। मैं इसको कभी भी ऐसा नहीं लिखूंगा कि 1 मिली 10 की पावर -3 माइक्रो -6 टोटल मिला के -9 होगा, फिर मीटर, ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, मिली माइक्रो मीटर, ठीक है। ये वाली गलतियां नहीं करनी हमें। मान लो सपोज करो मुझे लिया मैंने 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें ये जो प्रीफिक्स है 10 की पावर 6, इसका हमारा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। तो मेगा ले लो, और या फिर अगर मैं इसको ले लूँ मेगा न्यूटन, इसको मैं मेगा ले लूँगा, तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, सॉरी पर मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये चीज हो गई हमारे पास। अब मैं इसको कभी भी इस टाइप से नहीं लिखूंगा कि न्यूटन पर माइक्रो या मिलीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज मैं कभी नहीं लिखने जाऊंगा, न्यूटन, ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये लिखना मना है हमें कि हम हमेशा प्रीफिक्स को किसके साथ रखेंगे, ऊपर वाले के साथ रखेंगे अगर डिवीजन में है तो हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए सिंपल सी बात है, प्रॉपर केयर इज नीडेड व्हेन सेम सिंबल्स आर यूज्ड फॉर फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हमें खास ख्याल रखने की बात है कि जैसे कि हम एक एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, तो हमारा जो वेट होता है W, उसको हम लिखते हैं M × G, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, और सेम W किसके लिए यूज होता है, वॉट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल केयर हमें देना पड़ेगा कि जब भी हम चीजें लिख रहे हैं तो खास करके ध्यान दे, और या वहां पे हम लिख दे कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, ओके। तो इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो M इटैलिक में लिखा हो, थोड़ा स्लोपिंग है, तो इसका मतलब क्या है
ये हमारी किसी क्वांटिटी की बात की जा रही है, मास है, या फिर जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब देखो, अब मैं मास की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, मास की जब यूनिट लिखूंगा तो वो लिखूंगा किलोग्राम नॉर्मल, और जी क्या है, जी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इनके बीच में एक स्पेसिफिक गैप है, तो ये सब का ख्याल रखना जरूरी है कि हम अगर सेम से डील कर रहे हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रख के बताना है, ताकि इससे ये पता चलता रहे कि कौन किसकी बात हो रही है। ठीक है, जैसे मेरा ऊपर में मास एम मास को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा टिल्टेड है, और नीचे यूनिट को डिनोट कर रहा है तो वो एकदम सीधा है। तो ये बातें ध्यान रखना कि जब भी टिल्टेड है तो एग्जामिनर उसको क्या समझेगा, एग्जामिनर समझेगा कि वो किसी क्वांटिटी को डील कर रहा है, और वो सीधा है तो किसके बारे में डील कर रहा है, यूनिट के बारे में डील कर रहा है। ओके, चलो अब कुछ एक बात है, एसआई बेस यूनिट किलोग्राम, एसआई का हमने बेस यूनिट मास के लिए जो बनाया वो किलोग्राम बनाया, इस फॉर्म बाय अटैचिंग एसआई प्रीफिक्स, एक हमने 10 की पावर 3 लिया जो किलो है, उसको ग्राम के साथ मिला के हमने बना दिया है। ओके, एंड दिस मे सीम टू रिजल्ट इन एन एनॉमली, thus while a 1000 part of unit of length meter is called millimeter। ठीक है, जैसा कि मीटर का 1000 पार्ट क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, एंड 1000 पार्ट ऑफ द किलोग्राम इज नॉट मिली किलोग्राम। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका 1000 पार्ट क्या हो जाएगा, मिली किलोग्राम नहीं होगा, जबकि सिंपली क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने की है हमारे पास, विच इज नॉट ट्रू। सच अ सिचुएशन हैज अराइजन बिकॉज वी आर अनेबल टू रिप्लेस द नेम किलोग्राम। हम अभी अवेलेबल नहीं है, हम इस हालात में नहीं है कि हम किलोग्राम का नाम चेंज करें, क्योंकि इतना ज्यादा ये फेमस हो चुका है कि अब इसको हटा के कोई और वर्ड ला पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए किलोग्राम को हमने किलोग्राम ही रहने दिया, और जब भी इसको अगर हम किसी के इसके आगे कोई प्रीफिक्स लगाते हैं, तो जैसे मान लो कि मिली किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्रीफिक्स आ जाएगा, तो ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं है, हम यहाँ पे हटा देंगे। हम सिंपली क्या बोलेंगे कि मिली किलोग्राम, मिली और किलो को 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई, 0, तो मतलब क्या 1 हो जाएगा हमारा, 10 की पावर 0 1। ठीक है, तो ग्राम के बराबर आ जाएगा। और या फिर हम बोलेंगे माइक्रो किलोग्राम, तो मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 और 10 की पावर 3, तो ये मिली किलोग्राम 10 की पावर -6 और 10 की पावर +3 इक्वल टू क्या है, 10 की पावर -3 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, तब जाके मिलीग्राम में बदल जाएगा। ओके, तो इसकी हमें स्पेशल केयर देनी है, और ये सिंपली बात हो रही है किस वजह से कि हम अब किलोग्राम का नाम चेंज नहीं कर सकते, और किलोग्राम खुद ही एक प्रीफिक्स के साथ मिलके बना हुआ यूनिट है। ठीक है, तो इसको हमें लेते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ता है किलोग्राम को किस टाइप से लिया जाए। ठीक है, और हम कभी भी ऐसे 2 प्रीफिक्स वाला काम नहीं करेंगे, और जब भी प्रीफिक्स को लिखेंगे किसी यूनिट के साथ तो बिना गैप के लिखेंगे, और जब भी 2 यूनिट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उनके साथ गैप रखेंगे। ठीक है, और जब भी यूनिट लिखी जाएगी तो वो सीधी सीधी लिखी जाएगी, और जब भी किसी क्वांटिटी को लिखा जाएगी वो थोड़ी इटैलिक फॉर्म में लिखी जाएगी। ओके, तो चलिए इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। गैप है, तो ये सब का ख्याल रखना जरूरी है कि हम अगर सेम से डील कर रहे हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रख के बताना है, ताकि इससे ये पता चलता रहे कि कौन किसकी बात हो रही है। ठीक है, जैसे मेरा ऊपर में मास एम मास को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा टिल्टेड है, और नीचे यूनिट को डिनोट कर रहा है तो वो एकदम सीधा है। तो ये बातें ध्यान रखना कि जब भी टिल्टेड है तो एग्जामिनर उसको क्या समझेगा, एग्जामिनर समझेगा कि वो किसी क्वांटिटी को डील कर रहा है, और वो सीधा है तो किसके बारे में डील कर रहा है, यूनिट के बारे में डील कर रहा है। ओके, चलो अब कुछ एक बात है, एसआई बेस यूनिट किलोग्राम, एसआई का हमने बेस यूनिट मास के लिए जो बनाया वो किलोग्राम बनाया, इस फॉर्म बाय अटैचिंग एसआई प्रीफिक्स, एक हमने 10 की पावर 3 लिया जो किलो है, उसको ग्राम के साथ मिला के हमने बना दिया। ओके, एंड दिस मे सीम टू रिजल्ट इन एन एनॉमली, thus while a 1000 part of unit of length meter is called millimeter। ठीक है, जैसे कि मीटर का 1000 पार्ट क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, और 1000 पार्ट ऑफ द किलोग्राम इज नॉट मिली किलोग्राम। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका 1000 पार्ट क्या हो जाएगा, मिली किलोग्राम नहीं होगा, जबकि सिंपली क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने की है हमारे पास, विच इज नॉट ट्रू। सच अ सिचुएशन हैज अराइजन बिकॉज वी आर अनेबल टू रिप्लेस द नेम किलोग्राम। हम अभी अवेलेबल नहीं है, हम इस हालात में नहीं है कि हम किलोग्राम का नाम चेंज करें, क्योंकि इतना ज़्यादा ये फेमस हो चुका है कि अब इसको हटा के कोई और वर्ड ला पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए किलोग्राम को हमने किलोग्राम ही रहने दिया, और जब भी इसको अगर हम किसी के इसके आगे कोई प्रीफिक्स लगाते हैं, तो जैसे मान लो कि मिली किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्रीफिक्स आ जाएगा, तो ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है, हम यहाँ पे हटा देंगे। हम सिंपली क्या बोलेंगे कि मिली किलोग्राम,
मिली और किलो को 10⁻³ और 10⁻³ कितना हो जाएगा भाई 0, तो मतलब क्या 1 हो जाएगा भाई 10⁻0 1, ठीक है, तो ग्राम के बराबर आ जाएगा। और या फिर हम बोलेंगे माइक्रो किलोग्राम, तो मतलब क्या हो जाएगा 10⁻6 और 10⁻3, तो ये मिली किलोग्राम 10⁻6 और 10⁻3 इसको टू क्या है 10⁻³ ग्राम, ये क्या हो जाएगा तब जाके मिलीग्राम में बदल जाएगा। ओके, तो इसकी हमें स्पेशल केयर देनी है, और ये सिंपली बात हो रही है किस वजह से कि हम अब किलोग्राम का नाम चेंज नहीं कर सकते, और किलोग्राम खुद ही एक प्रीफिक्स के साथ मिलके बना हुआ यूनिट है, ठीक है, तो इसको हमें लेते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ता है किलोग्राम को किस टाइप से लिया जाए, ठीक है। और हम कभी भी ऐसे दो प्रीफिक्स वाला काम नहीं करेंगे, और जब भी प्रीफिक्स को लिखेंगे किसी यूनिट के साथ तो बिना गैप के लिखेंगे, और जब भी दो यूनिट को लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, उनके साथ गैप रखेंगे, ठीक है। और जब भी यूनिट लिखी जाएगी तो वो सीधी सीधी लिखी जाएगी, और जब भी किसी क्वांटिटी को लिखा जाएगी वो थोड़ी इटैलिक फॉर्म में लिखी जाएगी। ओके, तो चलिए इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।